Okay, so now the next thing. Now we're going to talk about gastritis. ठीक है, अब आपके पास gastritis होता है, वो दो तरह का हो सकता है, एक्यूट या फिर क्रोनिक. ठीक है, एक्यूट जो होता है ना, इसकी दो कॉजेज़ हो सकती होती हैं. ठीक है, या तो ये होता है कि आपका जो है ना स्टमक, उसके अंदर एसिड प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है. ठीक है, या फिर इसकी दूसरी रीज़न जो होती है वो क्या होती है कि आपकी डिफेंसिव या फिर जो प्रोटेक्शन है ना एसिड के अगेंस्ट, वो क्या हो गई है, कम पड़ गई है. ठीक है, डिफेंस में क्या आ जाता है, आपकी क्या होती है, स्टमक के अंदर म्यूकोजा होती है. ठीक है, म्यूकोजा सेल्स होते हैं या फिर क्या होते हैं, इनको आप फोवियोलर सेल्स भी कहते होते हो. ठीक है, फोवियोलर सेल्स. इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पे ये रिलीट कर रहे होते हैं, सिक्रीट कर रहे होते हैं, म्यूसिन सिक्रीट कर रहे होते हैं, बाइकार्बोनेट वगैरह आ जाते हैं. इसके अलावा क्या होती है, आपकी ब्लड वेजल्स होती हैं. ठीक है, ब्लड वेजल्स जो होती हैं वो क्या कर रही होती हैं, एक्सेस एसिड जो होता है ना उसको ले जा रही होती हैं. तो यहाँ पे क्या हो गया, या तो एसिडिक डैमेज हो गया स्टमक म्यूकोजा का. कॉज क्या है, इम्बैलेंस बिटवीन द म्यूकोजल डिफेंसेस एंड एसिडिक इन्वायरमेंट. ठीक है, डिफेंसेस जो होते हैं उसमें क्या होता है, वही बात, म्यूसिन लेयर होती है जो कि फोवियोलर सेल्स प्रोड्यूस करते होते हैं. इसके अलावा क्या होता है, बाइकार्बोनेट सिक्रीशंस होती हैं जो कि सरफेस एपिथेलियम रिलीज कर रही होती है. इसके अलावा नॉर्मल ब्लड सप्लाई होती है जो कि न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही होती है एंड पिकअप कर रही होती है लीक टेसेस को. अब इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं. इसका रिस्क फैक्टर जो होता है वो एक आ जाता है आपके पास सिवियर बर्न. ठीक है, सिवियर बर्न का कोई केस है, इसको हम क्या कहते होते हैं, कर्लिंग अल्सर भी कहते हैं. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जब आप बर्न का पेशेंट हो तो उसमें हाइपोवोलीमिया हो जाता है. ठीक है, हाइपोवोलीमिया की वजह से आपकी ब्लड सप्लाई जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी तो वही बात है, न्यूट्रिएंट्स नहीं आएंगे और साथ में ब्लड जो है लीक एसिड को नहीं ले जा पाएगा. फिर आ जाते हैं आपके एनसेड्स. ठीक है, अब ये आपकी प्रोस्टाग्लैंडिन ई जो होती है, प्रोस्टाग्लैंडिन जो होगी ना उसके सिंथेसिस को इनहिबिट कर देगा. नॉर्मली क्या होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ना ये आपकी म्यूकस की सिक्रीशन करवा रहे होते हैं. वही तीनों डिफेंस मैकेनिज्म, म्यूकस, बाइकार्बोनेट एंड ब्लड फ्लो. ठीक है, इनको प्रमोट कर रहे होते हैं. जब आपने एनसेड्स दे दिए तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की इनहिबिशन हो गई, जिसकी वजह से आपके पास एसिड प्रोडक्शन जो होगी वो ज़्यादा हो जाएगी. अब क्या होगा, और डिफेंस भी नहीं है अच्छा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स एसिड प्रोडक्शन को भी कम कर रहे होते हैं. थर्ड थिंग इज़ हैवी अल्कोहल कंजम्पशन. अल्कोहल जो होता है वो बजाते खुद एक टॉक्सिन होता है, तो अगर पहले से ही म्यूकोजा डैमेज हो रही है तो उसको मज़ीद एग्रावेट कर देगा. फिर कीमोथेरेपी होती है. कीमोथेरेपी जो होती है उसमें जो आपके होते हैं ना रेपिडली डिवाइडिंग सेल्स, आप उनको ना रेपिडली टर्न ओवर जो उनका सेल्स का हो रहा होता है उनको नॉकआउट करते हैं. ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप न्यू सेल्स जो होंगे म्यूकोजा के अंदर जनरेट नहीं होंगे. ठीक है, देन इंट्रा क्रेनियल प्रेशर जब इंक्रीज़ हो जाता है, ये होता है बेसिकली कुशिंग अल्सर. ठीक है, इसमें क्या होता है, आपकी जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ गया तो इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब बढ़ता है ना आपका, तो क्या होता है, आपकी जो वेगस नर्व होती है इसकी स्टिमुलेशन भी बढ़ जाती है. ठीक है, वेगस नर्व की जब स्टिमुलेशन बढ़ी ना तो इसने क्या किया, एसिड प्रोडक्शन जो है ना उसको इंक्रीज़ कर दिया. ठीक है, एसिड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर दिया एंड दैट इज़ बेसिकली योर कुशिंग अल्सर. ठीक है, कुशिंग अल्सर. देन देयर इज़ शॉक. ठीक है, शॉक जो होता है उसके अंदर भी क्या होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके अंदर कोई आईसीयू का पेशेंट है ना तो उसके अंदर क्या होगा, आपको स्ट्रेस अल्सर्स नज़र आएंगे. ठीक है, शॉक की वजह से. सो दीज वर योर 6 कॉजेज, 6 रिस्क फैक्टर्स, जिनमें हमने क्या बात की, बर्न्स की बात की, जिसके अंदर क्या हो गया आपके पास कर्लिंग अल्सर आ गया. किस वजह से होता है कि पेशेंट जो है उसको हाइपोवोलीमिया हो गया, हाइपोवोलीमिया की वजह से ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो गई, ब्लड सप्लाई की वजह से एसिड्स जो है उनको वो पिकअप नहीं कर पा रही. ठीक है, आपने एनसिड्स वगैरह दे दिए, एनसिड्स में प्रोस्टाग्लैंडिन्स को इनहिबिट कर दिया. इसके अलावा आप कीमोथेरेपी कर रहे हो, कीमोथेरेपी जो होती है वो टर्नओवर जो होता है उनको रिपीटेड टर्नओवर सेल्स को नॉकआउट कर देती है. ठीक है, जिसकी वजह से म्यूकोजा रिपेयर नहीं हो पाती. आप हैवी अल्कोहल कंजम्पशन कर रहे हो विच इज़ अ टॉक्सिन. देन देयर इज इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो कि कुशिंग अल्सर के अंदर आपको नजर आता है, जिसकी वजह से स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व एंड दैट लीड्स टू इंक्रीज एसिड प्रोडक्शन. एंड देयर इज शॉक, जिसमें आपका क्या होता है कि स्ट्रेस अल्सर्स बन जाते होते हैं आईसीयू पेशेंट्स में, इसी वजह से आप पीपीआईज दे रहे होते हैं उनको. अब जो बताया कि एसिड डैमेज जो होता है ना उसकी वजह से या तो इन्फ्लेमेशन हो जाती है. ठीक है, यानी कि सुपरफिशियल इन्फ्लेमेशन हो गई, या फिर क्या हो जाती है जो आपकी एपिथेलियम थी उसका लॉस हो जाए, दैट इज़ इरोजन. या फिर क्या होता है, म्यूकोजल लेयर जो होती है पूरी की पूरी उसका ही लॉस हो जाता है. ठीक है, सो लाइक इन रिस्पॉन्स टू acid there can happen three things. One is inflammation, next is erosion, and the next thing is कि आपका म्यूकोजल डैमेज ही हो जाए पूरा का पूरा. ठीक है, अब हम इसी वीडियो के अंदर बात कर लेते हैं क्रोनिक गैस्ट्राइटिस की.
क्रोनिक गैस्ट्राइटिस जो होता है ना, दैट इज़ बेसिकली क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है, तो काफ़ी प्रोग्रेसिव है, चलती आ रही है ग्रेजुअली, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, इसकी भी दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक होती है आपके पास ऑटो इम्यून टाइप और दूसरी होती है आपके पास एच पाइलोरी, ठीक है। क्रोनिक इज़ बेसिकली ऑल्सो टू टाइप्स, वन इज़ ऑटो इम्यून, नज़र आ रहे हैं, एक सेकेंड, वन इज़ ऑटो इम्यून एंड द अदर वन इज़ एच पाइलोरी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ऑटो इम्यून की, ठीक है। ऑटो इम्यून जो होती है ना, उसके अंदर क्या होता है, आपके जो गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स, ठीक है, गैस्ट्रिक पेराइटल सेल्स जो होते हैं ना, उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है आपकी स्टमक, बॉडी एंड फंडस। वही जो अभी हमने पहले भी बात की, दोबारा कर देती हूँ कि ये आपका स्टमक है अगर, तो ये वाला जो पोर्शन है थोड़ा सा रेज होता है वैसे, दिस इज़ योर फंडस, देन दिस इज़ योर बॉडी एंड दिस इज़ योर कार्डियक रीजन एंड दिस इज़ योर एंट्रम, ठीक है। तो जो फंडस एंड बॉडी वाली जगह होती है ना, यहाँ पे आपके क्या होते हैं, पेराइटल सेल्स होते हैं, ठीक है। इन पेराइटल सेल्स का डैमेज हो जाता है इन ऑटो इम्यून टाइप ऑफ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, ठीक है। और ये होता क्यों है, ये बेसिकली ना टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है, और आपको ना एंटीबॉडीज़ भी नज़र आ रही होती हैं, ठीक है, अगेंस्ट पेराइटल सेल्स या फिर इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट, ठीक है। और ये एंटीबॉडीज़ होती हैं, क्या होती हैं, डायग्नोस्टिक, मतलब पैथोजेनेसिस जो है वो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी है, यानी टी सेल्स इन्वॉल्व है, लेकिन डायग्नोसिस के अंदर आपको एंटीबॉडीज हेल्प कर रही होती हैं, ठीक है। फिर अगली चीज़ आ जाती है इसकी क्लिनिकल फीचर्स। इसके क्लिनिकल फीचर्स जो होती हैं, उसमें आपकी जो म्यूकोजा होती है ना, उसका एट्रोफी हो जाती है, ठीक है। और साथ में क्या हो जाता होता है, इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया होता है, ठीक है। अगर ये आप पिक्चर देखें ना, ये डायग्राम जो उन्होंने दी हुई है पैथोमा के अंदर, काफ़ी अच्छी डायग्राम है, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देखें तो हमारे पास नॉर्मल म्यूकोजा जो है ना स्टमक की, उसके अंदर आपको क्या नज़र आ रहे हैं, एपिथेलियल सेल्स जो हैं, दैट आर फोवियोलर सेल्स जो म्यूसिन रिलीज़ कर रहे हैं, उसमें गॉबलेट सेल्स नहीं होते, लेकिन उसके अंदर गॉबलेट सेल्स आ गए बिकॉज इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया हो गया, ठीक है, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर। देन देयर इज़ द एट्रोफी ऑफ म्यूकोजा, ठीक है, एक्लोराइडिया हो जाता होता है, ठीक है। एक्लोराइडिया का मतलब क्या है कि एसिड प्रोडक्शन जो है वो क्या हो गई है, कम हो गई है, और साथ में क्या हुआ है, आपके पेराइटल सेल्स का डैमेज हो रहा है, पेराइटल सेल्स ही आपके एसिड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, गैस्ट्रिन लेवल्स जो हैं वो रेज हो गए हैं, एंड एंट्रल जी सेल हाइपरप्लेजिया हो गया, ठीक है। वही बात है कि एसिड प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ है, गैस्ट्रिन प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है। और इसके अलावा क्योंकि एसिड कम था तो बार बार जी सेल्स के सिमुलेशन ने कि हम मज़ीद गैस्ट्रिन प्रोड्यूस करते रहे, ठीक है, तो उनका हाइपरप्लेजिया हो गया एंट्रल रीजन के अंदर। देन देयर इज़ मेगैलोब्लास्टिक परनीशियस एनीमिया, ठीक है। मेगैलोब्लास्टिक परनीशियस एनीमिया जो होता है वो क्यों होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है ना उसकी लैक की वजह से होता है। बेसिकली क्या होता है कि आपकी ना इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है विटामिन B12 के साथ बाइंड करते हैं, देन इलियम में जाके इसकी एब्जॉर्प्शन करवाते हैं। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनेंगी जो कि ऑटो इम्यून क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर बन रही हैं, तो मेगैलोब्लास्टिक परनीशियस एनीमिया हो जाएगा। इसके अलावा क्या होता है कि मेटाप्लेजिया हो गया था आपके पास, आपने भी पढ़ा था कि हमारे पास जो फोवियोलर सेल्स थे उनके साथ साथ आपके आगे गॉबलेट सेल्स भी आ गए, इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया, तो दैट इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ एडिनोकार्सिनोमा, ठीक है, इंटेस्टिनल टाइप। तो ये हमारी चीज़ें होगी। हमने क्या पढ़ा, क्रोनिक गैस्ट्राइटिस होता है वो क्या होता है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती है, इसकी दो सब टाइप्स होती हैं, एक होती है आपके पास क्रोनिक ऑटो इम्यून, ठीक है, और दूसरी होती है आपके पास एच पाइलोरी। जो ऑटो इम्यून है ना वो क्या टी सेल मीडिएटेड है, इसमें आपको क्या होती है, बेसिकली एंटीबॉडीज़ भी नज़र आ रही होती हैं फॉर डायग्नोसिस अगेंस्ट आपकी इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट या फिर पेराइटल सेल्स के अगेंस्ट। क्या होता है, एट्रोफी हो जाती है म्यूकोजा की, और इसके अलावा क्या होता है, इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया हो जाता है, साथ में क्या होता है, एक्लोराइडिया होता है, गैस्ट्रिन लेवल्स इंक्रीज हो जाते हैं, ची सेल्स की हाइपरट्रोफी हो जाती है, ठीक है। तीसरी क्या चीज़ होती है कि आपके पास मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से गैस्ट्रिक एडिनोमा जो होता है उसका रिस्क बढ़ जाता होता है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि क्रोनिक एच पाइलोरी वाला जो होता है ना, वो होता है बेसिकली एच पाइलोरी होता है। एच पाइलोरी हमें पता है बैक्टीरियम होता है, इट इज़ एन इंड्यूस्ड एक्यूट एंड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, ये इन्फ्लेमेशन होती है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस होता है, ठीक है। मतलब जो एच पाइलोरी इंड्यूस्ड है दैट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गैस्ट्राइटिस, 90% केसेस के अंदर होता है। अब एच पाइलोरी जो होती है ना, ये खुद जाके आपके म्यूकोजा को इन्वेड नहीं करेगी, ये बल्कि यूरिएसिस एंड प्रोटीएसेस रिलीज़ करेगी, ठीक है, और वो फिर इन्फ्लेमेशन करवाएंगे। इन्फ्लेमेशन के साथ साथ आपकी म्यूकोजल डिफेंसेस जो होंगे वीकन हो जाएंगे, एंड यहाँ पे भी एंट्रम जो होती है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है, ठीक है।
वो कहाँ पे कर रहा था, आपकी पैराइटल सेल्स को डैमेज कर रहा था बॉडी एंड फंडस के अंदर, जबकि जो ये आपकी एच पाइलोरी वाली टाइप है ये डैमेज करती है आपके एंट्रल रीजन को, ठीक है। अब उसने बताया कि पेशेंट जो होता है ना उसके अंदर क्या होती है, बेसिकली एपिगैस्ट्रिक एब्डोमिनल पेन, यानी कि जो एपिगैस्ट्रियम रीजन होता है ना वहाँ पे उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही होती है। इसके अलावा वो कहते हैं कि अल्सरेशन भी हो जाती है, ठीक है, अल्सरेशन का रिस्क भी बढ़ जाते हैं। और साथ में क्या होता है गैस्ट्रिक एडिनोकार्सिनोमा जैसे ऊपर हुआ था यहाँ पे भी हो जाता है, ठीक है। और इसके अलावा माल्ट लिम्फोमा हो जाता है, वो ही कि मतलब बेसिकली ये अगर आपका एक लिम्फॉइड टिश्यू है ना तो सबसे सेंटर में आपके पास आ गए, ठीक है, ये आपका आ गया जर्मिनल सेंटर, ठीक है, जर्मिनल सेंटर। इसके सराउंडिंग में आपका आ गया ये वाला जोन जो है दैट इज़ मेंटल एंड दैट इज़ योर मार्जिनल सेंटर बी लिम्फोसाइट, ठीक है, मार्जिनल सेंटर। तो बेसिकली आपके माल्टीफोमा हो जाता है, ठीक है, पोस्ट जर्मिनल सेंटर बी सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। एंड इसका ट्रीटमेंट जो होता है ना वो क्या होता है, आपके पास ट्रिपल थेरेपी होता है, ठीक है, ट्रिपल थेरेपी होता है इसका ट्रीटमेंट के। और इसमें आपने क्या करना होता है, गैस्ट्राइटिस एंड अल्सर को रिजॉल्व कर देता है और मेटाप्लेजिया को भी रिवर्स कर देता है, ठीक है। ट्रिपल थेरेपी में 3 ही चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, गैस्ट्राइटिस, अल्सर और मेटाप्लेजिया। एंड इसमें आप जो डायग्नोसिस होता है वैसे करते हो कि नेगेटिव यूरिया ब्रेथ टेस्ट करते हो, ठीक है। और इसके अलावा लैक ऑफ स्टूल एंटीजन उसकी मदद से आपको पता चलता है कि एच पाइलोरी जो होता है वो इरेडिकेट हो गया। सो एच पाइलोरी वाले टाइप को एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि एच पाइलोरी जो होता है ना उसके अंदर आपकी इन्फ्लेमेशन हो जाती होती है, ठीक है। और एच पाइलोरी जो होता है ना वो खुद जाके मिकोजा को इन्वेड नहीं करता बल्कि यूरियाज एंड प्रोटीज रिलीज करता है जो कि आपकी इन्फ्लेमेशन कॉज करवा देते होते हैं, ठीक है। और फिर उस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपको जो एंट्रल जोन होता है ना इट गेट्स डैमेज्ड। अब इसमें क्या होता है बेसिकली वही एपिगैस्ट्रिक पेन होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाती होती है, ठीक है, अल्सरेशन हो जाती होती है। और इसके अलावा क्या होता है कार्सिनोमा हो जाता होता है और माल्ट लिम्फोमा भी हो जाता होता है, ठीक है। एंड ट्रिपल थेरेपी होती है जो कि गैस्ट्राइटिस, अल्सर्स एंड मेटाप्लेजिया को ट्रीट कर देती है। एंड फॉर द डायग्नोसिस यू कैन चेक द नेगेटिव यूरिया ब्रेथ टेस्ट। और इसके अलावा आपको ब्रेथ में यूरिया नहीं नज़र आता और आप स्टूल कल्चर भी ले सकते हैं जिसमें आपको लैक ऑफ स्टूल एंटीजन जो होता है वो इरेडिकेशन को कंफर्म कर देता है। सो दैट इज़ ऑल।